अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं नोएडा का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, पर आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने घर से बाहर रहकर इंदौर में अपनी फैक्ट्री के मालिक का ट्रक चलाया करता था। उस वक्त मुझे उस फैक्ट्री के मालिक के ट्रक को चलाते हुए लगभग 12 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 12 सालों में ट्रक चलाने के दौरान मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी डरावनी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर का एहसास हो। मेरी ट्रक ड्राइविंग की जिंदगी के वो 12 साल काफी आराम से गुजरे थे। उन 12 सालों में मैंने दिन के बजाय रात के वक्त ही ज्यादा सफर तय किया था। लेकिन अब शायद आगे चलकर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ही इस बात का ठप्पा हटने वाला था कि ट्रक ड्राइविंग के काम के दौरान मेरे साथ कभी भी कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई। दरअसल एक दिन मैं अपनी फैक्ट्री से अपने ट्रक में माल लोड करके जिस जगह पर उस माल की डिलीवरी करनी थी उस जगह पर इंदौर से रवाना हो चुका था। वो जगह गुजरात के एक छोटे से गांव की जगह थे। उस गांव में एक टाइल मार्बल का बहुत बड़ा कारखाना था जहां पर मुझे वो सामान पहुंचना था। उस वक्त मेरे ट्रक में टाइल मार्बल वाला सामान ही भरा हुआ था। उस दिन मैंने उस जगह पर पहुंचकर अपने ट्रक को खाली करने के लिए खड़ा कर दिया था। अभी मैं ट्रक को खाली करने के लिए खड़ा करके पास में ही मौजूद एक ढाबे पर खाना खाने के लिए गया ही था कि तभी अचानक से ही मेरा फोन बज उठता है। जैसे ही मेरा फोन बजता है तो मैं अपनी जेब से मेरा फोन निकालता हूं और जब मैं मेरी जेब से फोन निकालकर ये देखता हूं कि किसका फोन आ रहा है तो मुझे दिखाई देता है कि वो फोन तो मेरे घर से था। आज पिछले लगभग 5 से 7 दिन बाद घर वालों का फोन आ रहा था। इसी वजह से उनका फोन आते हुए देखकर मैं खुशी के मारे झूम उठता हूं। अब ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी घर वालों से कोई लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से वो लोग 5-7 दिन बाद मेरे पास फोन कर रहे थे, बल्कि इसके पीछे की वजह यह थी कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं वो गांव आज भी इतनी गरीबी में जी रहा है कि उस गांव में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही फोन है और मेरे खानदान में तो किसी के पास भी फोन नहीं है। जिन लोगों के पास फोन है वो किसी ना किसी काम के सिलसिले में हमेशा ही घर से बाहर रहते हैं। गांव में आज भी शहर की तरह जो पीसीओ होते हैं जहां पर जाकर लोग फोन करते हैं, उस तरीके से फोन करने की दुकानें बनी हुई हैं जहां पर हर मिनट बात करने के हिसाब से वो दुकान वाले पैसे लेते हैं। अब उस वक्त भी मेरे पास जो फोन आया था वो फोन गांव के ही उस पीसीओ के नंबर से आया था। लेकिन उस पीसीओ के नंबर को देखकर मैं समझ गया था कि ये फोन मेरे घर वाले ही कर रहे हैं। अभी खुशी के मारे मैंने फोन उठाया ही था कि तभी अचानक से ही सामने की तरफ से मैंने जो बात सुनी उस बात को सुनकर मेरी सारी की सारी खुशी एक जगह पर सिमट कर रह गई थी। और अभी जो मैंने फोन उठाने से पहले उस ढाबे वाले को खाने का ऑर्डर दे दिया था उस ऑर्डर को भी मैंने कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि उस वक्त मैंने फोन पर कुछ ऐसा सुन लिया था जिसकी वजह से मेरी सारी भूख एक ही मिनट में मर गई थी। इसके साथ ही मैं नजर घुमाकर पीछे की तरफ अपने खाली हो रहे ट्रक की ओर देखता हूं, पर उस वक्त तक मेरा ट्रक आधे से भी कम खाली हुआ था। पर मुझे तो अभी की अभी अपने ट्रक को लेकर वहां से निकलना था। लेकिन जब तक ट्रक खाली नहीं हो जाता तब तक यह चीज बिल्कुल भी संभव नहीं थी और इस चीज को मैं भी भली भांति जानता था। लेकिन अब मैं ऐसी उधेड़बुन में फंस गया था कि उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उस वक्त जब मेरे घर से फोन आया था तो फोन पर मेरे पिताजी थे। वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारी दादी का देहांत हो गया है और तुम्हें जितना जल्दी हो सके अपने सारे काम को छोड़कर घर आना है। अब अगर और किसी काम के लिए पिताजी मुझे घर आने के लिए कहते तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर देता। लेकिन यह काम ही कुछ ऐसा था कि इसके लिए इंसान के पास चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, पर वो मना नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं तुरंत ही उन मजदूरों के पास जाता हूं जो मेरे ट्रक से उस माल को खाली कर रहे थे और उनको बताता हूं कि मुझे जितना जल्दी हो सके अपने गांव पहुंचना है। इसीलिए आप लोग जल्दी से इस माल को खाली करो, क्योंकि मेरे घर पर किसी की मौत हो गई है। जैसे ही उन लोगों ने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो उन्होंने भी थोड़ा मामले की गंभीरता को समझते हुए काम को जल्दी जल्दी करना शुरू किया। उस वक्त मैं गुजरात में था
और मेरा जो गांव था वो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक भी पहुंचने के बाद मेरे गांव तक जाने के लिए मुझे लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता था, क्योंकि मेरा गांव एक ऐसे बैकवर्ड इलाके से था जो कि पूरी तरीके से चंबल से घिरा हुआ है और आज भी वहां पर लोग शहरों की तुलना में लगभग 50 साल पीछे का जीवन जीते हैं। अब उस दिन उस जगह से अपने ट्रक को निकालकर और फैक्ट्री के मालिक को फोन पर यह बात कर कि मेरे घर पर किसी की मौत हो गई है, इसी वजह से मैं वापस फैक्ट्री पर नहीं लौट पाऊंगा। ये कहकर मैं वापस आ ही रहा था, लेकिन मेरे मुंह से यह बात सुनने के बाद मेरा फैक्ट्री का मालिक मुझसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि ट्रक को भी अपने साथ ही घर पर ले जाओ, क्योंकि अगर तुम ट्रक को खड़ा करने के लिए फैक्ट्री में आओगे और उसके बाद घर पर जाओगे तो तुमको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम सीधा ट्रक लेकर ही घर चले जाओ और फिर 1-2 दिन बाद वापस आ जाना। जैसे ही फैक्ट्री का मालिक ये बात कहता है तो उनकी बात को सुनकर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और उसके बाद वहीं से काफी तेज स्पीड में अपने ट्रक को दौड़ा लेता हूं। उस वक्त मैं अपने ट्रक को इतनी तेज स्पीड में इस उम्मीद से दौड़ा रहा था कि शायद मैं अपने घर पर मेरी दादी का अंतिम संस्कार करने से पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गलत सोच रहा था। गलत इस वजह से सोच रहा था क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मेरे साथ आज एक ऐसा डरावना हादसा होने वाला है कि उस हादसे के होने के बाद घर पर जाना तो दूर की बात है, बल्कि मैं खुद को भी नहीं संभाल पाऊंगा। साथ ही उस डरावनी घटना के होने के बाद मेरे जीवन में इतना कुछ बदल जाएगा, इस चीज के बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी के विस्तार को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधा कहानी को उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं जिस पॉइंट पर मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी। गुजरात से इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब मैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में दाखिल हो चुका था, लेकिन अभी भी वहां से मुझे एक हाईवे से होते हुए मेरे गांव की तरफ लगभग 70 से 80 किलोमीटर लंबी एक सिंगल सड़क जाती थी, जिसमें बीच में काफी लंबा चंबल का इलाका भी पड़ता था। अब मुझे उस सड़क से गुजरना था, लेकिन उस वक्त जब मैं यूपी में पहुंचा था तो रात के लगभग 2 बज चुके थे और ऐसे में अभी भी मुझे काफी लंबा सफर तय करना था। लेकिन इतनी लंबी दूरी तक ट्रक चलाकर लाने की वजह से मैं बुरी तरीके से थक चुका था, जिसकी वजह से मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे के आराम की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूं कि कुछ ही देर में सवेरा होने वाला है और सुबह होने के बाद लगभग 10 बजे तक मुझे किसी भी हाल में घर पर पहुंचना है। इसी वजह से मैं उस वक्त सोना कैंसिल करता हूं और लगभग 15 से 20 मिनट का आराम करके ही मैं फिर से अपने ट्रक को चलाने लगता हूं। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था कि मैं इतना लंबा लगातार ट्रक चला रहा था, बल्कि इससे पहले भी मैंने कई बार लगातार 2-2 दिन तक जाग कर ट्रक चलाया है। लेकिन आज मन से भी थोड़ा दुखी था, क्योंकि जिस जगह पर जा रहा था उस जगह के लिए एक बहुत बुरी खबर पहले से ही मिल चुकी थी। लेकिन उस खबर से भी बुरा आगे चलकर मेरे साथ होने वाला था, इस बात का मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर उस जगह से जैसे ही मैं उस छोटी सी और सिंगल सड़क पर निकलता हूं, तो उस सड़क पर निकलते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। पहले तो मैं ये सोचता हूं कि शायद ये सब कुछ नींद की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस सड़क पर आगे जाता हूं, वैसे वैसे ही मुझे इस बात का आभास होता है कि ये सब नींद की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि वास्तव में ही इस जगह पर कुछ अजीब है जो मुझे अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उस वक्त वो जो कुछ भी मुझे महसूस हो रहा था, उसको मैं नजरअंदाज करके अपनी आंखों को पूरी तरीके से फाड़ फाड़ कर उस सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को चलाते हुए जा रहा था, क्योंकि उस वक्त काफी लंबे समय से ट्रक चलाने के कारण मेरी आंखों में पूरी तरीके से नींद भरी हुई थी, जिसके कारण अब मुझे बीच बीच में नींद के झटके आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों पर पूरा दबाव डालकर और उनको खुला रखकर ट्रक को चलाते जा रहा था। आज मैं उस सड़क पर पिछले काफी लंबे समय बाद इस तरीके से रात के वक्त जा रहा था, क्योंकि मैं हमेशा ही साल में लगभग 1 या 2 बार अपने घर पर जाता हूं। ज्यादातर मैं घर से बाहर ही अपने काम पर रहता हूं, लेकिन जब कभी भी मैं उस सड़क से गुजरता था तो उस वक्त मैं हमेशा ही दिन के वक्त गांव में जाने वाली बस से वहां से गुजरता था। लेकिन आज पहली बार मैं खुद ट्रक चलाकर रात के वक्त वहां से जा रहा था। अभी मैं उस सड़क पर लगभग आधी दूरी तक आ चुका था और जैसे ही मैं आधी दूरी तक आया तो अचानक से ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस सड़क पर आगे दूर कोई चलता हुआ जा रहा है।
जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं सोचता हूं कि आखिर इतनी घनी रात को भला कोई इंसान इस सुनसान चंबल के जंगल से घिरी हुई सड़क पर पैदल कहां जा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी ट्रक की स्पीड के साथ उसकी तरफ जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो जो कोई भी उस सड़क पर चल रहा था वो अचानक से ही पता नहीं अंधेरे में कहां गायब हो जाता है। जैसे ही ये चीज होती है तो मैं सोचता हूं कि शायद रात के वक्त जंगल से लकड़ी काटने वाला कोई इंसान होगा, क्योंकि अक्सर हमारे गांव के लोग और अगल बगल के गांव के लोग रात के वक्त ही चंबल से लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि वन विभाग के द्वारा की चंबल के जंगलों से लकड़ी काटने पर काफी ज्यादा कड़ी सजा के इंतजाम किए गए हैं। इसी वजह से गांव के लोग घनी रात में ही जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर का गुजारा जंगल से लकड़ी काट कर लाने और फिर उनको बेचने से ही चलता है। तो उस वक्त जैसे ही वो कोई भी चलता हुआ इंसान मुझे अचानक से वहां से गायब होता हुआ दिखाई दिया, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा कि वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जंगल में अंदर की तरफ चला गया होगा। लेकिन फिर अचानक से ही जैसे ही मैं उस जगह से गुजरता हूं तो मुझे मेरे ट्रक का जो साइड वाला मिरर था उसमें दिखाई देता है कि वो इंसान अब भी उस सड़क पर चल रहा है। जब मैं गौर से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो कोई आदमी नहीं है बल्कि एक औरत है, जिसने की पूरी तरीके से गांव की औरतों वाली ही वेशभूषा धारण कर रखी है, यानी गांव की औरतों की तरह के ही कपड़े पहन रखे हैं। जैसे ही वो चीज मुझे दिखाई देती है तो मैं धीरे धीरे अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा धीमा कर देता हूं, क्योंकि मैं काफी गौर से और लंबे समय तक उसको शीशे में देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी औरत थी जिसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो रात के इतने घने अंधेरे में इस सुनसान इलाके से गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये चीज सोचता हूं तो अचानक से मुझे बचपन में हमारे गांव में जो लोगों के द्वारा कहानी सुनाई जाती थी वो कहानी याद आने लगती है। मैंने अक्सर मेरे गांव में सुना था कि रात के वक्त उस सुनसान सड़क पर कई डरावनी आत्माएं भटकती हैं, जिनका इस सड़क से पहले जो हाईवे आता है उस हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था और वो उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। हाईवे पर एक्सीडेंट में मरने वालों की आत्माएं अक्सर इस सुनसान सड़क पर लोगों को भटकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आज तक मैंने इन सब चीजों को सिर्फ कहानियां में ही सुना था, ना ही तो मुझे कोई ऐसा इंसान मिला था जो ये कहे कि मैंने अपनी आंखों से किसी आत्मा को देखा है। लेकिन उस वक्त मेरे चारों तरफ माहौल ही कुछ ऐसा था कि जैसे ही मुझे वो चीज याद आने लगती है तो मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठने लगता है, और उस वक्त डर के मारे मेरे माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें भी झलकने लगती हैं। ये सब कुछ आज मेरे साथ पिछले 12 साल में पहली बार हो रहा था, क्योंकि पिछले 12 साल में मैंने रात के वक्त बहुत ज्यादा ट्रक चलाया है, लेकिन कभी भी किसी भी सुनसान जगह को देखकर मेरे मन में इस तरह के ख्याल नहीं आए थे जिस तरह के ख्याल इस वक्त मेरे मन में आ रहे थे। लेकिन शायद इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बाकी की जितनी भी सुनसान सड़कों पर मैंने आज तक ट्रक चलाया था, उन सड़कों के बारे में मुझे ना ही तो किसी डरावने हादसे का पता था और ना ही उस सड़क के बारे में जो भी कोई डरावनी कहानियां लोगों के द्वारा सुनाई जाती हैं उनका पता था। लेकिन ये जो सड़क थी, ये वो सड़क थी जिस पर मैंने मेरा पूरा बचपन बिताया था, क्योंकि शुरू से ही गांव में जाने का एकमात्र यही रास्ता था। इसी वजह से मुझे उस सड़क के बारे में शुरू से ही बहुत सी ऐसी कहानियां पता थी जिनका शायद वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो सभी चीजें मुझे डरने को मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सड़क पर आगे जाता हूं तो मुझे दूर से ही उस सड़क पर एक टोल टैक्स दिखाई देने लगता है, पर उस टोल टैक्स के आने से पहले ही लगभग 1 किलोमीटर पहले उस सड़क पर मुझे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया था जिस पर लिखा हुआ था कि टोल प्लाजा अगले 1 किलोमीटर में आने वाला है। लेकिन उस चीज को देखकर मुझे ज्यादा अचंभा नहीं हुआ था, क्योंकि वो टोल प्लाजा पिछले लगभग 2 से 3 सालों से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि उस सड़क से ज्यादा साधन नहीं गुजरते थे, जिसकी वजह से उस टोल के मालिक को इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, जिसके चलते उसने उस टोल को बंद कर दिया था। लेकिन आज जैसे ही मैं अपने ट्रक को उस टोल के पास लेकर जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे आज वो टोल चालू है। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि शायद हो सकता है टोल के मालिक के द्वारा या फिर किसी और ने इस टोल को खरीद लिया हो और उसने इस टोल को चालू कर दिया हो। अब जैसे ही मैं उस टोल के पास अपने ट्रक को लेकर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जैसे ही मेरा ट्रक उसके थोड़ा करीब पहुंचता है
तो अचानक से ही जो टोल टैक्स पर गाड़ियों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पाइप लगा हुआ होता है, वो अचानक से ही सड़क के सामने आ जाता है। जैसे ही ये चीज होती है तो मैं समझ जाता हूं कि सच में टोल टैक्स चालू है। और जैसे ही मैं ये चीज महसूस करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उस वक्त जो सड़क के बगल में टोल कर्मचारियों के बैठने की जगह होती है, जो छोटा सा कांच का बना हुआ ऑफिस होता है जिसमें कोई ना कोई बैठा रहता है और वो रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से पैसे लेता है, उस वक्त उस छोटे से ऑफिस में एक लड़की बैठी हुई है। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो पहले तो मैं काफी चौंकता हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि आजकल तो लड़कियां लगभग हर सेक्टर में ही आगे आ रही हैं, तो हो सकता है ये लड़की भी इस टोल टैक्स पर नाइट ड्यूटी कर रही होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी देखता हूं कि उस वक्त वो लड़की लगातार मेरे ट्रक की तरफ ही देखकर घूरे जा रही थी, लेकिन मेरे उसके पास पहुंचने के बाद भी वो अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती है और उसी तरीके से सीधा सामने की तरफ घूरती रहती है। जब मेरे द्वारा उसको टोल की पर्ची काटने के लिए कहा जाता है तो उस वक्त भी वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है और चुपचाप वहीं पर उस कुर्सी पर बैठी रहती है। जब वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है तो उस वक्त मैं थोड़ा जोर से आवाज लगाकर उसे कहता हूं कि अरे मैडम, यहां पर ऐसे ही बैठी रहोगी या मेरी पर्ची भी निकलोगी? मुझे वैसे ही पहले काफी ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे अपने घर पर पहुंचना है। लेकिन जैसे ही मैं ये बात कहने के लिए उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त उस छोटे से ऑफिस में उसके सामने ना ही तो कोई कंप्यूटर रखा हुआ है और ना ही कोई पर्ची काटने की मशीन रखी हुई है। बस वो सिर्फ अकेली लड़की ही उस कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मुझे वो बात कुछ हजम नहीं होती है और मैं सोचता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि टोल टैक्स चालू भी है और इस लड़की के पास ना ही तो टोल की पर्ची काटने के लिए कोई कंप्यूटर रखा हुआ है और ना ही कोई कागज वाली पर्ची रखी हुई है। साथ ही ये लड़की भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब ये चीज होते ही मुझे उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं अपने ट्रक की हॉर्न को वहां पर काफी तेज आवाज में बजा देता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने ये चीज करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उस जगह पर आगे मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला था वो सच में इतना ज्यादा डरावना था कि उस टोल टैक्स के पास आते वक्त मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज इस जगह पर मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना हो जाएगी कि उस डरावनी घटना के होने के बाद जब भी मैं मेरे जीवन में मेरे गांव की तरफ आने के लिए उस टोल टैक्स से गुजरूंगा तो मेरी उस टोल टैक्स को देखते ही रूह कांप जाएगी। दरअसल उस दिन जैसे ही मैंने अपने ट्रक का हॉर्न मारा तो अचानक से वो लड़की मेरी तरफ देखती है और जैसे ही वो लड़की मेरी तरफ देखती है तो मुझे दिखाई देता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे उसका सिर्फ एक तरफ का ही चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ देखी तो मुझे उसके दोनों तरफ का चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही मुझे उसका दोनों तरफ का चेहरा दिखाई देता है तो मेरी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरीके से जला हुआ था, जो उस वक्त रात के अंधेरे में इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि उसको देखते ही मेरा गला डर के मारे बुरी तरीके से सूख गया। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही मैं बुरी तरीके से कांप जाता हूं। दरअसल जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तो अचानक से ही उसके देखते ही मेरा ट्रक बंद हो जाता है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अब उस अंधेरे में सिर्फ मुझे उस लड़की का वो डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी तरफ अब अजीब तरीके से घूर कर देखने के साथ वो लड़की अचानक से ही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाती है। जैसे ही वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है तो मुझे उसकी वो डरावनी मुस्कान उस वक्त इतनी ज्यादा खौफनाक लग रही थी कि मेरे पूरे चेहरे पर उस वक्त डर के मारे पसीना आ जाता है। अभी मैं उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि जब वो मुस्कुराती है तो मुझे उसका जबड़ा दिखाई देता है और जैसे ही मुझे उसके मुंह के जबड़े में उसके दांत दिखाई देते हैं तो मैं देखता हूं कि उसके दांत इतने ज्यादा लंबे हैं कि उन दांतों को देखकर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो दांत किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के दांत हों, क्योंकि उसके मुंह में काफी नुकीले और लंबे लंबे दांत थे। पर उन नुकीले दांतों के साथ ही मुझे दिखाई देता है कि उसके मुंह में खून की लार जमी हुई है, जो कि अब उसके फोटो से टपकते हुए नीचे गिरने लगी थी। जैसे ही वहां पर यह चीज होती है तो मैं समझ जाता हूं कि यह कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि शायद गांव में जो मेरे मम्मी पापा या फिर गांव के लोग जिन डरावनी आत्माओं की कहानी सुनाते थे, शायद वो लोग वो कहानी सच ही सुनाते थे और आज ये कोई ना कोई
भटकती हुई आत्मा ही है जिसने मुझे यहाँ पर अपने जाल में टोल टैक्स पर काम करने वाली लड़की बनकर फंसा लिया है। लेकिन जैसे ही मैं वो चीज देखता हूं तो उस वक्त मैं किसी तरीके से हिम्मत करके बार बार अपने ट्रक की चाबी को घुमाकर अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे द्वारा कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उस वक्त मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब कई बार चाबी मारकर ट्रक को स्टार्ट करने पर भी ट्रक स्टार्ट नहीं होता है तो उस वक्त मुझे समझ में आ जाता है कि आज ये ट्रक यहाँ पर स्टार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थिति में ऐसा ही होता है। इसी वजह से उस वक्त मेरे दिमाग में विचार आता है कि मैं इस ट्रक से कूदकर यहाँ से अपने गांव की तरफ भाग जाऊं। लेकिन तभी मेरा मन अपने आप से कहता है कि पागल मत बन, क्योंकि अभी भी यहाँ से अपना गांव लगभग 20 किलोमीटर दूर है और मेरे शरीर की उस वक्त ऐसी हालत नहीं थी कि मैं वहां से पैदल भागकर गांव की तरफ चला जाऊं, क्योंकि उस वक्त मैं इतना लंबा सफर तय करने की वजह से बुरी तरीके से थका हुआ था। अभी मैं उस लड़की की तरफ ना देखकर सामने की तरफ देखकर ये सब बातें मेरे दिमाग में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे दिखाई देता है कि वो लड़की अब उस टोल टैक्स के छोटे से बने हुए ऑफिस में नहीं बैठी हुई है, यानी कि वो वहां से गायब हो गई थी। जैसे ही ये चीज होती है तो मैं सोचता हूं कि शायद वो यहां से चली गई है और ये चीज सोचकर मैं बार बार अपने ट्रक की चाबी घुमाने लगता हूं। लेकिन उस वक्त भी मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। अभी मैं अपने ट्रक की बार बार चाबी घुमाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही मेरे ट्रक के केबिन की दूसरी तरफ वाली खिड़की खुलती है। जैसे ही वो खिड़की खुलती है तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देखने लगता हूं। अभी मैं उस तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि वो डरावनी आत्मा जो उस वक्त उस टोल टैक्स के ऑफिस में बैठी हुई थी, अब वो मेरे ट्रक के फाटक को खोलकर मेरे ट्रक के अंदर चढ़ रही है। जैसे ही ये चीज होती है तो मैं सोचता हूं कि इससे पहले कि ये मेरे ट्रक में चढ़े मुझे अपने साइड की खिड़की को खोलकर ट्रक से नीचे उतर जाना चाहिए। यही सोचकर मैं फटाक से अपने ड्राइविंग सीट के बगल में जो केबिन वाली खिड़की थी उसको खोलता हूं और नीचे उतर जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरता हूं तो मेरे नीचे उतरते ही पीछे की तरफ से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। अब उस वक्त जैसे ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा है तो धीरे धीरे मुड़कर डर के मारे मैं पीछे की तरफ देखता हूं। और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो डायन बिल्कुल मेरे पीछे ही खड़ी हुई है, जो अभी मुझे उस ऑफिस में और मेरे ट्रक में चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये चीज देखकर मैं समझ जाता हूं कि चाहे मैं यहां से इधर उधर कितना ही भागने की कोशिश कर लूं, लेकिन ये कहीं पर भी आ सकती है। उस वक्त मुझे रात के घने अंधेरे में उसका वो डरावना चेहरा और उसकी वो गुर्राती हुई आवाज, साथ ही उसके मुंह से टपकती हुई वो खून की लार इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि उस वक्त मैंने सोच लिया था कि ये मेरे जीवन का अंतिम पल है और आज ये मुझे यहीं पर मार देगी। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही वो अजीब तरीके से गुर्राते हुए मेरी तरफ देखकर मुझे कहती हैं कि क्या हुआ, तुम्हें बड़ी जल्दी है अपने घर की तरफ जाने की। उस दिन तुम लोगों ने नहीं सोचा कि घर पर मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उस दिन तो तुम लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया और मेरा जो हाल किया, उसकी वजह से ही आज तक भी मैं यहाँ पर इस तरीके से भटक रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं तुम लोगों से उन सब चीजों का बदला नहीं ले लेती जो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया था, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये बात कहकर वो डरावनी डायन वहां पर अपने उस खून से सने हुए मुंह को फाड़ फाड़ कर जोर जोर से हंसने लगती है। उस वक्त उस सुनसान और सन्नाटे से पसरे हुए आसपास के इलाके में सिर्फ उस डायन के हंसने की ही आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रही है। ऐसा कौन सा बदला है जो ये मुझसे लेना चाह रही है। मैंने तो इसका कुछ बिगड़ भी नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो वहां पर काफी ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं और अचानक से आकर मेरे को धक्का दे देती हैं। जैसे ही वो मुझे धक्का देती है तो उस वक्त मैं बिल्कुल ढीले हाथ पैर था। इसी वजह से नीचे मैं धड़ाम से उस सड़क पर गिर जाता हूँ। जैसे ही मैं उस सड़क पर गिरता हूँ तो वो मेरे ऊपर आकर बैठने के बजाय मेरे एक पैर को पकड़ती है और मुझे वहां से घसीट कर साइड में जो घना जंगल था उस तरफ ले जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उस वक्त उसने सिर्फ मेरा एक पैर ही पकड़ रखा था। इसी वजह से मैंने मेरे एक पैर को उस सड़क पर
साइड में टोल टैक्स पर जो छोटी सी दीवार बनी हुई होती है उसके ऊपर लगा दिया था। उस वक्त मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि ये मुझे उस घने जंगल के अंदर ना लेकर जाए, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर एक बार ये मुझे इस घने जंगल के अंदर ले गई तो फिर मेरे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैं यहीं पर किसी तरह से इसको उलझा कर रखूंगा तो हो सकता है यहां से गुजरने वाला कोई इंसान मुझे इस डायन के चंगुल से बचा दें। लेकिन इसके साथ ही उस वक्त जब वो मुझे घसीटते हुए वहां से लेकर जा रही थी तो मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपने आप को बचाने के लिए आवाज लगा रहा था। साथ ही मन उस वक्त भगवान से ये भी प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरीके से आज इस डायन के चंगुल से बचा लो, क्योंकि मैंने तो इसका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। साथ ही मैं तो पिछले काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरीके से अपने घर पर पहुंच जाऊं। तो फिर ऐसे में मेरे साथ इस तरह की ये डरावनी घटना होना, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही जब मैं उसके साथ अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता हूं तो वो डायन मुझे घसीटना छोड़कर मेरे ऊपर आकर बैठती है और अपने नुकीले नाखूनों से और उन नुकीले दांतों से मेरे चेहरे को काटने लगती है। उस वक्त उसने मेरे एक साइड के गाल को पूरी तरीके से काट दिया था, जिसकी वजह से मेरे गाल से खून निकलने लगा था। उस वक्त जब वो अपने नुकीले दांतों से मेरे गाल को काट रही थी तो आसपास के इलाके में मेरी चीखें गूंज गई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इतना भयंकर दर्द हो रहा था जिसकी शायद आप में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से ही वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने की पूरी तरीके से धोती और कमीज पहन रखी थी। साथ ही उसने अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी ले रखी थी। वो उस जलती हुई लकड़ी से उस डायन के सिर पर पीछे की तरफ से वार करता है। जैसे ही वो उसके सिर पर पीछे की तरफ से वार करता है तो वो एक पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। लेकिन उस वक्त तक मैं इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि शायद उस वक्त मैं थोड़ी ही देर में दर्द के मारे तड़प तड़प कर बेहोश होने वाला था। पर तभी वो बूढ़ा आदमी मुझे वहां से घसीटते हुए मेरी ट्रक के पास लेकर जाता है और किसी तरीके से कोशिश करके मुझे ट्रक के केबिन में बिठाता है और फिर खुद से ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रक को स्टार्ट करता है। और उस वक्त ट्रक स्टार्ट भी हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ उसका मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरा ट्रक मेरे गांव के बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ था और गांव के कुछ लोग मेरे ट्रक के चारों तरफ हो रखे थे। उस वक्त मुझे काफी ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था, पर शायद गांव के लोगों ने मुझे पहचान लिया था। इसी वजह से उस वक्त तक मेरे घर वाले भी वहां पर आ गए थे, फिर मुझे अपने साथ घर पर ले गए थे। लेकिन घर जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मैं घर वालों को पूरी कहानी बताता हूँ। ये बात सुनते ही गांव के कुछ जवान लड़के मुझे बताते हैं कि जब वो टोल टैक्स चालू था तो उस वक्त वहां पर ज्यादा लेट भी नहीं, पर रात के लगभग 8 बजे ही एक लड़की स्कूटी से गुजर रही थी। लेकिन इस दौरान उस टोल टैक्स पर 2 से 3 लड़के मौजूद थे जिन्होंने उस लड़की के साथ वहां पर काफी दरिंदगी की और फिर उसको मारकर वहीं टोल टैक्स के बगल में ही जो जंगल था वहां पर फेंक दिया। उसकी लाश को तो जंगली जानवर खा गए थे, लेकिन जब बचे हुए लाश के कुछ टुकड़ों को गांव के लोगों ने देखा था तो उस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। लेकिन वो हादसा होने के बाद कुछ ही दिनों में वो टोल टैक्स बंद हो गया था, क्योंकि जो कोई भी रात के वक्त उस टोल टैक्स पर नाइट ड्यूटी करता था तो उसको आपकी तरह ही उस लड़की की वो भटकती हुई आत्मा दिखाई देती थी। जब कोई भी उस टोल पर काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मजबूरी में आकर टोल के मालिक को वो टोल बंद करना पड़ा और आज तक भी उस लड़की की आत्मा उस टोल पर इसी तरीके से भटकती रहती है। रात के वक्त जो कोई भी वहां से गुजरता है तो वो उससे अपना बदला लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको यही लगता है कि दुनिया का हर जिंदा मर्द उसका गुनहगार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।